Hello everyone, welcome to official YouTube channel of Concept Coaching Classes भोपाल. My name is निवेदिता साहू. आज के इस वीडियो में हम एरर डिटेक्शन पार्ट 4 में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये रहा हमारा पहला सेंटेंस. Maintaining a healthy body and engaging in activities according to a timetables will give you the feeling that you have enough time to do everything. ये सेंटेंस कह रहा है कि हेल्दी बॉडी मेंटेन करना और एक्टिविटीज़ में एंगेज रहना टाइम टेबल के हिसाब से आपको ऐसी फीलिंग देगा कि आपके पास सफिशिएंट टाइम है सब कुछ करने के लिए. तो मीनिंग तो हमें समझ में आ रहा है. अब थोड़ा ग्रामर पे भी चलते हैं. इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है? तो ये रहा हमारा वर्ब विल. ये एक हेल्पिंग वर्ब है, खास तौर से मोडेल हेल्पिंग वर्ब है. ध्यान रखिए, मोडेल हेल्पिंग वर्ब के बाद एक मेन वर्ब हमेशा आएगा जो कि फर्स्ट फॉर्म का होना चाहिए. तो ये जो गिव है ये मेन वर्ब है और ये फर्स्ट फॉर्म में ही है. मतलब यहाँ पर ये विल गिव करेक्ट है. इसका सब्जेक्ट कौन था? तो इसका सब्जेक्ट था मेंटेनिंग एंड एंगेजिंग. फिर आगे हम बढ़े सेंटेंस में तो हमें एक और वर्ब दिखा हैव, जो कि प्लूरल है. इसका सब्जेक्ट कौन है? यू. तो यू भी प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है. उस हिसाब से ये भी सही हो गया. देखा जाए तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है पार्ट बी में. क्या? लेट्स सी. ये जो शब्द है आर्टिकल ए कहलाता है. ये आर्टिकल के बाद एक नाउन हमेशा आएगा. मतलब वैसे तो आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द. इनके बाद एक नाउन ज़रूर आता है. लेकिन अगर आर्टिकल द हो सेंटेंस में तो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है. बट इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आर्टिकल ए या एन हो तो इसके बाद जो नाउन आना चाहिए वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए. और हम क्या कर रहे हैं, ये नाउन जो यूज़ कर रहे हैं वो प्लूरल में यूज़ कर रहे हैं, जो कि गलत है. तो हमें कहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द वॉच इज़ अ वैल्यूएबल प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल एंड इट कॉस्टेड हिम मोर देन 2000 रुपीज़. इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? इज़, जो कि सिंगुलर है. इसका सब्जेक्ट कौन है? वॉच, जो अगेन सिंगुलर है. उस हिसाब से ये सही हो गया. फिर हमें आर्टिकल ए दिख रहा है और ए के बाद जो नाउन है वो प्रेजेंट है. वैल्यूएबल तो इसका एडजेक्टिव कहलाएगा. आप देख सकते हो प्रेजेंट भी सिंगुलर है क्योंकि आर्टिकल ए के बाद सिंगुलर नाउन्स आती हैं. फिर आगे हमें मिला फ्रॉम. ये एक प्रेपोजिशन है और माय अंकल इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा. मतलब ये वॉच एक वैल्यूएबल प्रेजेंट है फ्रॉम माय अंकल. एंड ये एक कंजंक्शन है और इसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर आता है. तो हमें क्या मिला? इट. इट एक प्रोनाउन होता है जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है. अब ये इट पॉइंट आउट कर रहा है वॉच को, जो कि सिंगुलर है और नॉन लिविंग भी है, इसलिए यहाँ पर जो इट है ये करेक्ट हो गया. फिर हमें मिला एक वर्ब कॉस्टेड और इसके बाद हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब दिखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ब की फॉर्म्स में ईडी लगता हो. कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं और कॉस्ट उन्हीं में से एक शब्द है जिसमें ईडी नहीं लगता. तीनों फॉर्म सेम चलती हैं, कॉस्ट, कॉस्ट एंड कॉस्ट. तो हमें यहाँ पर कहना चाहिए था इट कॉस्ट हिम. अगर ये पास्ट टेंस है तो भी कॉस्ट है, और अगर ये प्रेजेंट होता तो कॉस्ट में एस लगता. इट कॉस्ट, COSTS. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो. यहाँ पे जो वर्ब है वो है हैव. इसका सब्जेक्ट है आपका पीपल. अब ध्यान रखिए, पीपल एक ऐसा नाउन है जो दिखने में सिंगुलर दिखता है, लेकिन एक्चुअली में ये प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है. पीपल इज़ अ प्लूरल नाउन. फिर आगे हमें मिला पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव. यहाँ पे एक और वर्ब यूज़ हुआ है हैव. इसका सब्जेक्ट कौन है? इसका सब्जेक्ट है ईच. देम क्यों नहीं है? तो देम इस प्रेपोजिशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सब्जेक्ट कहलाएगा नहीं. तो इसका सब्जेक्ट ईच है जो कि सिंगुलर है. ध्यान रखिए, इंग्लिश में ये जो वर्ड्स होते हैं ईच, ईदर और नीदर, ये तीनों सिंगुलर प्रोनाउन कहलाते हैं. ये एक एक करके बात करते हैं. इनका स्ट्रक्चर भले सेम है कि कभी भी ईच, ईदर, नीदर के बाद अगर ऑफ लगा हो तो ये सिलेक्शन करने लगते हैं, और सिलेक्शन एक का तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा में से ही होगा. तो इनके बाद नाउन या प्रोनाउन जो आता है वो प्लूरल आता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है. इसलिए हमने यहाँ पे जो हैव लिखा है ये गलत है. इट शुड बी हैज़. अब आपके लिए एक टास्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये जो ईच, ईदर और नीदर है इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है. दो इनका स्ट्रक्चर सेम है पर कोई तो अंतर होता होगा मीनिंग में.
तो वो मीनिंग में क्या डिफरेंस होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी टू स्टेक देयर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस। इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है? ये है स्टूड, जो कि पास्ट में है। इसका सब्जेक्ट कौन है? तो रूलिंग पार्टी, जो कि सिंगुलर है। तो उस हिसाब से सिंगुलर वर्ब आती, लेकिन क्योंकि पास्ट में है तो इसलिए फ़र्क पड़ नहीं रहा। द रूलिंग पार्टी स्टूड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द बिल एंड वॉज रेडी। अब यहाँ पे एक और वर्ब मिला है वॉज, इसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। इसका सब्जेक्ट है रूलिंग पार्टी, जो कि अगेन सिंगुलर था, इसलिए वॉज यहाँ पर सिंगुलर करेक्ट हो गया। फिर आगे हम बढ़े, वॉज रेडी टू स्टेक देयर। अब एक वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है देयर, ये कहलाता है पजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हम डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। ये जो देयर है यहाँ पर ये पॉइंट आउट कर रहा है रूलिंग पार्टी को। अगर रूलिंग पार्टी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो यहाँ पे ये जो देयर है ये प्लूरल नहीं होना चाहिए था। तो हमारा आंसर हो जाता है पार्ट डी, यूज़ इट्स इन प्लेस ऑफ देयर। मतलब जब पार्टी सिंगुलर है, वर्ब वॉज सिंगुलर है, तो पोजेशन भी हमें सिंगुलर ही लगानी चाहिए थी। तो यहाँ पे जो इट्स होगा वो विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला इट्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी वाला इट्स लगा होगा तो भी सेंटेंस आपका गलत होगा। इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आइए डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। ये जो इट्स होता है बिना एपोस्ट्रोफी वाला, ये पजेसिव एडजेक्टिव या आप इसे डिटर्मिनर भी कह सकते हो। इसके बाद एक नाउन हमेशा आएगा, लेकिन जो एपोस्ट्रोफी वाला इट्स होता है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जिसे हम कह सकते हैं सिकुड़ा हुआ फॉर्म या छोटा फॉर्म। किसका? इट इज़ का या फिर इट हैज़ का। जैसे कि अगर हमने कहा आई बॉट अ बैग एंड इट्स कलर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये जो इट्स कलर हम बोल रहे हैं ये हम बैग के लिए बोल रहे हैं कि इट्स कलर मतलब किसका कलर? बैग का कलर ब्यूटीफुल है। लेकिन जब आप कभी कहते हो कि इट्स रेनिंग, तो आप कह रहे हो इट इज़ रेनिंग, या फिर अगर आपने कहा है इट्स बीन रेनिंग, तो इसका मतलब निकलता है इट हैज़ बीन रेनिंग से। तो ध्यान रखिए, ये छोटा सा एपोस्ट्रोफी लगने से भी फ़र्क पड़ता है और ना लगने से भी फ़र्क पड़ता है। दैट मीन्स अगर सेंटेंस में पोजेशन की बात चल रही हो तो विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला इट्स आना चाहिए, और अगर आप पॉइंट आउट कर रहे हो या इट इज़ कह रहे हो तो नॉर्मल एपोस्ट्रोफी वाला इट्स यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ अ गुड मानसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। वैसे तो इस सेंटेंस की एरर मैक्सिमम लोगों को पता चल जाती है, बट अगर हमें रीज़न के साथ पता हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक शब्द यूज़ हुआ है डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद। इंग्लिश में एक और वर्ड होता है इन स्पाइट ऑफ, इसका मतलब भी होता है के बावजूद। अब आपको ये समझना है कि अगर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है, दैट मीन्स अगर हम डिस्पाइट की जगह पर इन स्पाइट ऑफ लिखते हैं तो हम ऑफ तो ऑलरेडी लगा रहे हैं। इसलिए जिस शब्द के मीनिंग में प्रेपोजिशन ऑफ पहले से हिडन हो तो हमें दोबारा से ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमें सिंपली कहना चाहिए था डिस्पाइट अ गुड मानसून। दैट मीन्स हमें यहाँ से प्रेपोजिशन ऑफ को रिमूव करना था। वैसे हम चाहें तो डिस्पाइट की जगह इन स्पाइट भी लिख सकते हैं, तो फिर हमें ऑफ नहीं हटाना पड़ेगा। लेकिन जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको अगर कुछ भी नहीं समझता हो तो सिंपल ध्यान रखिए कि डिस्पाइट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ कभी नहीं आता, और अगर आना है तो फिर उसकी जगह पे इंस्पाइट होना चाहिए। तो ये थे हमारे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स, और अब ये रहे आपके सामने 3 नए सेंटेंसेस जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। वैसे तो ऑप्शन देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मल्टीपल एरर क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आप इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।